देखिए कल हमने क्या पढ़ा था, हमने कल पढ़ा था लघु बीजाणु जनन। कल के वीडियो हमने क्या पढ़ा था, लघु बीजाणु जनन, जिसमें हमने जाना कि परागकण का निर्माण कैसे होता है, जो पॉइंट आपका यहाँ पे खत्म हुआ था। ठीक है, अब जहाँ से वो पॉइंट खत्म हुआ वहीं से इस पॉइंट को हम शुरू करते हैं। आपने पिछले वीडियो में आपने जाना कि परागकण कैसे बनता है, तो बीजाणु जन ऊतक अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट द्वारा 2 कोशिकाओं का निर्माण करता है। वे कोशिकाएं आगे चलकर अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड द्वारा किसका निर्माण करती हैं, अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड द्वारा जिन कोशिकाओं का निर्माण करती हैं वे कोशिकाओं को क्या कहते हैं, पराग मात्र कोशिका के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, पराग मात्र कोशिका के नाम से जाना जाता है। वही कोशिकाएं आगे चलकर किसका निर्माण करती हैं, परागकण का। आपने पढ़ा होगा, तो अगर पूछ दिया जाता है कि लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे कि पराग मात्र कोशिका से परागकण के बनने की क्रिया या का निर्माण होना ही, पराग मात्र कोशिका से परागकण का निर्माण होना ही लघु बीजाणु या लघु बीजाणु का निर्माण होना ही क्या कहलाता है, लघु बीजाणु जनन। भाई लघु बीजाणु ही आगे चल के क्या बनता है, परागकण बनता है। तो अब हम समझते हैं कि परागकण क्या होता है। तो हमने जान लिया कि परागकण क्या होता है, नर युग्मकोद्भिद का प्रतिनिधित्व करता है। युग्मकोद्भिद याद रखिएगा, युग्मकोद्भिद। परागकण क्या करता है, नर युग्मकोद्भिद का प्रतिनिधित्व करता है, ना कि नर युग्मक का। पॉइंट याद रखिएगा। हम बार बार ये मैं आपको बताने का मेन पर्पज क्या है कि इसलिए बता रहा हूँ कि आप बार बार अगर आपसे दे देता है, क्वेश्चन में दे देता है कि नर युग्मक का, पुष्पों में नर युग्मक का प्रतिनिधित्व कौन करता है, अगर उसमें दे दिए परागकण या परागण, है ना, तो आप तुरंत मार के चले आएंगे परागकण पे। युग्मकोद्भिद का, वो परागकण नर युग्मकोद्भिद का प्रतिनिधित्व करता है, युग्मक का नहीं करता। युग्मक इसके अंदर रहते हैं, जिसे हमें अभी पढ़ना है वो पॉइंट। समझ रहे हैं बात को। तो हम समझते हैं परागकण क्या होता है। तो आपने पढ़ा जब वो कोशिकाएं, आगे आपने पढ़ा कि देखिए अब यहाँ तक समझ लेते हैं, हमने यहाँ तक पढ़ा था। मैं पॉइंट करके आपको एक एक पॉइंट क्लियर करना चाहता हूँ। तो कल हमने पढ़ा था कि देखिए अब परागकण के अंदर ये वाला जो भाग है इसे बोला जाता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। आप कहेंगे कि परागकण के अंदर एक तरल पदार्थ भरा रहता है या जीव द्रव्य भरा रहता है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। देखिए अब जब कोई परागकण परिपक्व हो जाता है तो इसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक कोशिका होती है कायिक और दूसरी कोशिका क्या होती है भाई, जनन। याद रखिएगा कि कायिक कोशिका आकार में क्या होती है, बड़ी होती है, और जनन कोशिका आकार में क्या होती है, छोटी होती है। नर युग्मक का निर्माण यही जनन कोशिका करती है, कायिक कोशिका क्या करती है, इसे पोषण प्रदान करती है। याद रखिएगा कि जनन कोशिका को कायिक कोशिका क्या करती है भाई, पोषण प्रदान करती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कायिक कोशिका क्या होती है, तो आप कहेंगे कि परागकण के अंदर कायिक कोशिका पाई जाती है, जिसके अंदर प्रचुर मात्रा में ऊर्जा, एनर्जी रहती है, जो जनन कोशिका को देती है। समझ रही बात को। तो कायिक कोशिका आकार में क्या होती है, बड़ी होती है, और ये जनन कोशिका को पोषण देती है ताकि वे आगे चल के नर युग्मक का निर्माण कर सके। ठीक है, तो अब बताइएगा कि परागकण के अंदर कितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो 2 पाई जाती हैं। पहली कोशिका का नाम क्या है, कायिक कोशिका, और दूसरी कोशिका का नाम क्या है, जनन कोशिका। इसके अंदर जो जीव द्रव्य पाया जाता है उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है साइटोप्लाज्म। क्या बोला जाता है भाई, नहीं, साइटोप्लाज्म। आगे हम बात कर लेते हैं कि कायिक कोशिका हमने पढ़ लिया, इसके बाद बात करते हैं। देखिए कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो 60% पौधे होते हैं, जो 60% पौधे होते हैं, उनमें यही परागकण आगे कहाँ पहुंच जाता है, वर्तिकाग्र पर जाता है। कहाँ जाता है भाई, वर्तिकाग्र पर। इसी अवस्था में वर्तिकाग्र पर जाता है और अंकुरित होकर, है ना, अंकुरित होकर आगे चल के क्या करता है, एक संतत की उत्पत्ति करता है, एक फल बनाता है। वो तो हम पढ़ ही चुके हैं इसके बारे में। लेकिन 60% जो पौधे होते हैं उनमें यही परागकण के रूप में आगे चला जाता है। लेकिन आप कहेंगे कि 60% पौधों में परागकण में कितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं, 2 कोशिकाएं पाई जाती हैं, और यही आगे सीधे वर्तिकाग्र तक चली जाती है। 60% मतलब 60 पौधे हैं, 60 मान लेते हैं, 100 पौधों की बात आप करते हैं,
तो जिसमें 60 पौधे ऐसे हैं जिनमें इसी अवस्था में मतलब 2 कोशिकाएं ही पाई जाए, इसी अवस्था में परागकण वर्तिकाग्र तक चला जाता है। लेकिन अभी 40% बचे। कितने बचे बहनी? अब देखिएगा, तो 40% जो पौधे होते हैं उनमें ये जनन कोशिका कितनी कोशिकाओं में बंट जाती है? 2 कोशिकाओं में। यहाँ पे कौन सा विभाजन हो जाता है? यहाँ हो जाता है बहनी समसूत्री विभाजन। और आपको मालूम है समसूत्री विभाजन द्वारा कितनी कोशिकाएं बनती हैं? 2 कोशिकाएं बनती हैं। कितनी बनती हैं? 2 कोशिकाएं बनती हैं। तो ये जनन कोशिका समसूत्री विभाजन के द्वारा कितनी कोशिकाओं का निर्माण कर लेती है? 2 कोशिकाओं का निर्माण कर लेती है। और ये आगे चल के 3 चरणीय युग्मक का निर्माण, 2 पहले से था, 1 पहले से था, 2 और बन गया, कितना हो गया? 3 समसूत्र। याद रखिएगा 60% पौधों में परागकण के अंदर कितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं? 2। एक को कायिक कहते हैं, दूसरे को जनन कहते हैं। और 40% पौधों में ये नीचे वाली कायिक कोशिका वैसे ही रहती है। कायिक कोशिका का काम आप जानते हैं, ये पोषण देने का काम करती है। जबकि जनन कोशिका आगे समसूत्री विभाजन द्वारा कितनी कोशिकाओं का निर्माण कर लेती है? 2 कोशिकाओं का निर्माण और कर लेती है। तो यही 2 कोशिकाएं 3 चरणीय त्रिचरणीय, ठीक है, नर युग्मक का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। युग्मक, ठीक है, 3 चरणीय युग्मक का निर्माण करते हैं। समझ गए बात को? चलिए, तो परागकण के बारे में हम फिलहाल आप समझ गए होंगे इतना। तो परागकण के अंदर कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं? 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो कायिक कोशिका और जनन कोशिका पाई जाती है। आप कहेंगे, अगर पूछ दिया जाता है आपसे कि परागकण के अंदर कौन सा पदार्थ पाया जाता है, कौन सा जीव द्रव्य पाया जाता है, तो साइटोप्लाज्म पाया जाता है। अब परागकण का उपयोग कुछ पॉइंट के जरिए हम ये समझते हैं कि परागकण का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ करते हैं, क्या परागकण हमारे लिए फ़ायदेमंद है, क्या हमारे लिए परागकण क्या भाई नुकसानदायक है। तो एक एक पॉइंट को हम आसानी से देखते हैं और पढ़ते चलते हैं, ठीक है, चलेगा। देखिए, तो पहला पॉइंट, हम परागकण के पहले लाभ समझ लीजिएगा या नुकसान समझ लीजिएगा। चलिए हम नुकसान ही समझते थे। परागकण के बारे में हम कुछ जानकारी देखिए। तो कुछ परागकण ऐसे होते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। नुकसान का मतलब एलर्जी। एलर्जी जानते हो? पहले में क्या हम एलर्जी समझ लेते हैं। देखिए, एलर्जी कब हो जाती है, एलर्जी क्यों होती है? जब आप ऐसे वातावरण में चले जाते हो, जब आप ऐसे वातावरण में चले जाते हैं जहाँ पे आपका शरीर अपने आप को ढाल नहीं पाता, तो आपके शरीर पे चकत्ते निकल जाते हैं, आपको बेफजूल की छींक आने लगती है, अचानक से आपको सर्दी हो जाती है। हमें सर्दी क्यों हो रही भाई? अभी ये सर्दी का दौर चल रहा है ना, हम सभी को सर्दी क्यों हो जा रही है? जब मौसम अचानक बदलता है, आपको मौसम की परिभाषा मालूम है? मौसम वह होता है जो क्षण क्षण पल पल बदल जाए, वो क्या है? मौसम है। तो जब मौसम बदलता है तो हमारा शरीर तुरंत अपने आप को उस हिसाब से नहीं ढाल पाता, समय लगता है ढालने में, समझ रहे हैं? तो वैसे ही परागकण, कुछ ऐसे फूल होते हैं जिन्हें हम छूते हैं। तो भाई फूल में हम ऊपर से छूते हैं तो उसमें परागकण पाया जाएगा, जाहिर सी बात है। पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा? पाया जाएगा। तो जैसे ही आप छूते हैं वो क्या करते हैं, वो आपकी स्किन पे लगने के बाद क्या करते हैं, वो आपको एलर्जी उत्पन्न कर देते हैं। और कुछ लोगों में तो ये लंबी लंबी बीमारियां, जैसे देखिए क्या हो जाता है, श्वसन, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, दमा हो जाता है। समझ रहे हैं? परागकण की वजह से ही ये होता है कि कभी कभार क्या होता है, हम किसी ऐसे फूल को छू लेते हैं जिसका परागकण हमारी स्किन पे पहुंचने के बाद क्या उत्पन्न कर देता है, एलर्जी उत्पन्न कर देता है। कुछ फूल इतने अजीबोगरीब महकते हैं, आपको उल्टी सी महसूस होती है कि नहीं महसूस होती? आपको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, और लगातार अगर आप उसके संपर्क में रहते हैं तो आप दमा के रोगी हो जाते हैं। तो ये किसकी वजह से होता है? तो किसकी वजह से होता है? परागकण की वजह से होता है। कभी कभार ये क्या कर देता है भाई, चीरकालिक, लंबे समय वाले रोग उत्पन्न कर देता है। चीर मतलब क्या होता है? लंबे समय तक चलने वाले रोग। कभी कभार ये क्या करता है, कुछ लोगों में या कुछ जीवों में क्या करता है, चीरकालिक, लंबे समय तक चलने वाले रोग उत्पन्न कर देते हैं। कुछ लोग में सर्दी बहुत दिनों तक चली जाती है,
तो परागकण का नुकसान समझ गए कि परागकण, कुछ परागकण ऐसे होते हैं जो मनुष्यों में एलर्जी, दमा, श्वसन रोग तथा चीरकालिक रोगों की क्या करते हैं, उत्पत्ति करते हैं या जन्म देते हैं। अगला पॉइंट समझिएगा, सबसे ज़रूरी पॉइंट ये मैं आपको बता रहा हूँ। पहले भारत में गेहूँ नहीं हुआ करता था, पहले उतनी उत्पादन, जब हरित क्रांति नहीं आई थी तो हमारे पास गेहूँ की उपलब्धता बहुत कम थी। लेकिन फिर क्या हुआ, जब अलग अलग देशों से हम गेहूं क्या करने लगे बहनी, आयात करने लगे। आयात बोले तो खरीदना, ठीक है, और निर्यात बोले तो बेचना। जब अलग अलग देशों से हम क्या करने लगे, गेहूं खरीदने लगे। क्या खरीदने लगे, गेहूं। तो समझिए, तो भाई अगर आप गेहूं खरीदेंगे, आजकल कोटेदार क्या करते हैं, आप गेहूं लेते हो तो 2-4 ठो कंकड़ जरूर मिलने वाला है, खराब वाला गेहूं जरूर मिलने वाला है। वैसे ही जब गेहूं को क्या किया जाता था, आयात किया जाता था, तो उस समय भारत में एक प्रजाति आई थी। देखिएगा, ये पूछा जाएगा कि गेहूं जब गेहूं खरीदा गया तो गेहूं के साथ एक घास आई थी, जिस घास को जाना जाता है किस नाम से, गाजर घास के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, पूछा जाता है कि गाजर घास से आप क्या समझते हैं, या गाजर घास के बारे में कुछ टिप्पणी कीजिए। तो गाजर घास कब आई थी, जब गेहूं का आयात, जब भारत में गेहूं का आयात किया जाता था, उस गेहूं के साथ गाजर घास के परागकण कहाँ चले आए थे, भारत चले आए थे। पिछले वीडियो में आपने जाना था कि परागकण के अंदर 2 प्रकार की परत पाई जाती है। बाहर की जो परत होती है वो किसकी बनी होती है, स्पोरोलेनिन की बनी होती है, जबकि अंदर की परत किसकी बनी होती है, सेलुलोस और पेक्टिन की बनी होती है। तो आपने पढ़ा था कि परागकण को जीवाश्म के रूप में भी जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है बहनी, जीवाश्म के रूप में। जिस प्रकार से जीवाश्म करोड़ों वर्षों तक, लाखों वर्षों तक पड़े रहते हैं, वैसे ही परागकण भी पड़ा रहता है। तो जब ये गेहूं आयात किया गया तो गाजर घास का परागकण भारत चला आया, और अब जगह जगह क्या होने लगा, गाजर घास उगने लगी। अब इसकी स्मेल इतनी खराब होती है, ये इतना खराब होता है कि ये हर जगह फैल गया। और ये क्या फैलाता है भाई, एलर्जी फैलाता है। क्या फैलाता है, एलर्जी फैलाता है। पूछेगा एलर्जी का प्रमुख कारक क्या है, एलर्जी का प्रमुख कारण क्या है, तुरंत बता दीजिएगा। क्या, गाजर घास। गाजर घास भारत में क्या की गई थी, आयात की गई थी, लाई गई थी, खरीदी गई थी, ठीक है। जब गेहूं खरीदा गया था तो गाजर घास क्या हुआ भाई, गाजर घास गेहूं के साथ गाजर घास के परागकण चले आए, जो बाद में पूरे भारत में क्या हुए, फैल गए, और जो एक एलर्जी का कारक हैं, जो एलर्जी को फैलाने के क्या हैं, एक प्रमुख कारण है। देखिए, इसे दे देता है पार्थेनियम। किस नाम से इसे देता है, पार्थेनियम। किस नाम से देता है बहनी, पार्थेनियम। पार्थेनियम के नाम से जाना जाता है किसको, दूब घास को जाना जाता है। समझ गए। तो देखिए, परागकण क्या काम करता है, हम लोगों में एलर्जी उत्पन्न कर देता है। क्यों, क्योंकि हम उसे छू देते हैं तो हमें क्या निकल जाती है, हमारे शरीर पे क्या हो जाती है भाई, एलर्जी हो जाती है। श्वसन रोग उत्पन्न कर देता है, दमा के रोगी हो जाते हैं। कभी कभार परागकण कुछ लोगों में चीरकालिक, लंबे समय तक चलने वाले रोगों को क्या कर देते हैं, उत्पन्न कर देते हैं, जिससे क्या हो जाता है भाई, वो काफ़ी लंबे समय तक बीमार रहते हैं और मौत भी हो जाती है। ठीक है। इसके बाद भाई हमने पढ़ लिया भारत में आने वाली जो गाजर घास है। इसके बाद अब समझते हैं इसके कुछ लाभ, समझ लीजिए। नुकसान आपको समझ में आ गया, कोई डाउट? अब समझ लेते। देखिए, अब परागकण पोषण से क्या होते हैं भाई, भरपूर होते हैं। परागकण क्या होते हैं, पोषण से भरपूर होते हैं। भाई परागकण क्या होते हैं, देखिए जो पराग कण में जो कायिक कोशिका होती है, इसमें क्या होते हैं, पोषक पदार्थ होते हैं। अब मानव से बड़ा लालची प्राणी इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। हमने हर जीव पे कब्जा कर रखा हुआ है। जो आप शहद देखते हो वो एक्चुअल में क्या है, मधुमक्खी अलग अलग जगह से बेचारी क्या करती है, रस को चूस कर क्या बनाती है, शहद बनाती है, और थोड़ा सा धुआं उठा के, है ना, पेट्रोल छिड़क के, मिट्टी का तेल छिड़क के कुल शहद गायब कर देंगे। हम लालची प्राणी हैं। वो पोषक पदार्थ, और हम बड़े चाव से कहते हैं कि शहद खाया करिए।
तो ये हम कभी नहीं कहते शहद बनाया करिए, शहद बनाइए भी तो अलग अलग फूलों से कभी जुटा खिलाइए। नहीं, हम क्या हैं, हम बहुत लालची प्राणी हैं। हम अपने स्वार्थ के लिए हर जीव का भोजन क्या कर रहे हैं, चूरा चूरा के खा रहे हैं, अपना कुछ नहीं बना रहे, खाली चूरा चूरा के खा रहे हैं। वैसे ही परागकण में भी पोषण क्या होते हैं, बहुत अधिक पोषक पदार्थ होते हैं। वो किस रूप में रहते हैं, तो याद रखिएगा किस रूप में रहते हैं बहनी, फ्रैक्टोज में रहते हैं। किस रूप में रहते हैं, फ्रैक्टोज के रूप में पोषक पदार्थ भरपूर रहते हैं, जिनका इस्तेमाल हम भोजन के रूप में करते हैं या खाने के रूप में करते हैं। गोलियां बनाई जाती हैं, गोलियां समझते हो, इनका इस्तेमाल नहीं कहते भैया थकावट सी हो जाती है, तो परागकण से बनी हुई गोलियां, समझ रहे हैं, परागकण से बनी हुई गोलियां जिसको टैबलेट बोला जाता है, और दूसरा क्या है, सिरप। उसी को परागकण से ही क्या बनाया जा रहा है, सिरप बनाया जा रहा है। आपके मार्केट में कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसको आप खाते हैं और कहते हैं कि हाँ इसको खाने के बाद मुझे थोड़ी सी स्फूर्ति महसूस हो रही है, मुझे लगता है मैं फिट हूँ। तो क्यों फिट हो, वो किससे बना हुआ है, तो वो किससे बना हुआ बनी, परागकण से बना हुआ है। क्यों परागकण से बना हुआ है, तो परागकण में पोषण क्या होता है, बहुत अधिक मात्रा में पोषण पाया जाता है। अगर ये पूछ दिया जाता है कि परागकण में पोषण पाया कहाँ जाता है, तो तुरंत बता देंगे कायिक कोशिका में पाया जाता है। तो आप कहेंगे कि परागकण का इस्तेमाल हम करते हैं किस रूप में, किस रूप में करते हैं भाई, गोलियों के रूप में करते हैं, सिरप के रूप में करते हैं। एक दावा बताता है, एक दावे के हिसाब से कि धावक घोड़े, दौड़ने वाले घोड़ों और खिलाड़ियों में क्या किया जाता है, देखिए जो धावक होते हैं, दौड़ने वाले घोड़े और खिलाड़ियों को भी क्या बोलते हैं, जो गोलियां दी जाती हैं, जो सिरप जिनका प्रयोग करवाया जाता है, वो किसके बने होते हैं भाई, किसके बने होते हैं, परागकण के बने होते हैं। एक दावा किया जाता है कि परागकण से बने हुए गोलियों या सिरप का प्रयोग करने से किसी भी, चाहे धावक की बात कर ले, चाहे खिलाड़ी की बात कर ले, उसकी कार्य क्षमता में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, वो कार्य ज़्यादा करता है। तो भाई जिसमें पोषण होगा, अगर पोषण वाली चीज़ खाएंगे तभी ना उसकी कार्य क्षमता में क्या होगी, वृद्धि होगी। पॉइंट समझ में आया। तो आप कहेंगे कि परागकण से बने हुए गोलियों और सिरप का इस्तेमाल कौन कौन करता है, दौड़ने वाले घोड़े और खिलाड़ी इसका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, ताकि उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सके। आगे समझ लेते हैं। एक टैबलेट आप देख सकते हैं, आपकी बुक में भी दिया हुआ है, बी पोलन। क्या नाम है भाई, बी पोलन, आपकी बुक में दिया होगा। ये आप क्या चाहेंगे तो आप इस टैबलेट का सेवन बाज़ार से लाके आसानी से कर सकते हैं, समझ रहे हैं। बी पोलन क्या है, एक प्रकार का टैबलेट है जिसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, जो किसका बना हुआ है, तो किसका बना हुआ बनी, परागकण का बना हुआ है, ठीक है, जो किसका बना हुआ है, परागकण का बना हुआ है। और इसका इस्तेमाल दावे के हिसाब से इसका इस्तेमाल कौन करता है, तो खिलाड़ी करते हैं। टैबलेट खिलाड़ी करेंगे, सिरप घोड़ों को दे दिया जाता है, दौड़ने वाले घोड़ों, ताकि उनकी कार्य क्षमता को क्या कर दिया जाए, बढ़ाया जा सके। ये पॉइंट समझ में आया, इसको फटाक से नोट करिए। चलो देखिए अभी क्या था, अब परागकण के बारे में थोड़ी सी और जानकारी हम ले लेते हैं। तो आपने परागकण इतना तो जान ही लिया, अब इसके बाद थोड़ी सी और जानकारी लीजिए कि परागकण के जीवन में विविधताएं पाई जाती हैं, अनेकताएं पाई जाती हैं। कैसी अनेकताएं, कैसे अलग अलग जगहों पर ये अलग अलग तरीके से क्या करता है, व्यवहार करता है। कैसे करता है वो समझते हैं। विविधताएं, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके का व्यवहार करता है। तो पहला पॉइंट, तापमान। तो परागकण किस पर निर्भर करता है, आपने पढ़ा था पीछे, आपने पढ़ा था कि भाई परागकण किसके जैसा व्यवहार करता है, तो जीवाश्म के जैसा। जिस प्रकार से जीवाश्म करोड़ों साल, लाखों साल तक रह सकते हैं, वैसे ही परागकण क्या कर सकता है, कई सालों तक रह सकता है। लेकिन उसे प्रभावित कौन करता है, तापमान और आर्द्रता, तापमान और नमी। अधिक टेम्परेचर पर भी वो है ना। हालांकि पृथ्वी पर कोई ऐसा एंजाइम ज्ञात नहीं है जो परागकण के बाहरी परत क्या होता है, स्पोरोलेनिन को क्या कर सके, तोड़ सके। आप जानते हैं ये
इसके बाद समझ लेते हैं जीवन काल। इसका जीवन काल कितना होता है? तो मैंने अभी अभी बताया है कि इसका जीवन काल कितना होता है, लाखों वर्षों तक ये जीवित रह सकता है। क्यों रह सकता है? क्योंकि इसके बाहर जो इसका जो बाह्य चोल होता है वो किसका बना हुआ होता है, स्पोरोलेनिन का बना हुआ होता है, जो अब तक का ज्ञात एक ऐसा पदार्थ है जिसे कोई अम्ल भी नहीं तोड़ पाता। अब समझते हैं सबसे ज़रूरी बात, गर्भाधान। आपने देखा होगा कि आपके घर डॉक्टर आते हैं जो जानवरों के सीमन या वीर्य को लेके आते हैं, उसे किस जगह आप देखते हैं, जब उसे निकालते देखते हैं ना गैस निकलती है, वो कौन सी गैस होती है? वो कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन गैस होती है। कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन गैस। तो आप कहेंगे कि परागकण को भी कहाँ सुरक्षित रखा जा सकता है? कहाँ सुरक्षित रखा जाता है? तो कहाँ रखा जाता है भाई? नाइट्रोजन गैस में रखा जाता है सुरक्षित। और उस नाइट्रोजन गैस का टेम्परेचर कितना होता है? -196 डिग्री सेल्सियस। याद रखिएगा कि चाहे जानवरों के शुक्राणु की बात कर ली जाए, चाहे जानवरों के वीर्य की बात कर ली जाए, जिससे क्या किया जाता है, गर्भ को धारण करवाया जाता है, उसको और परागकण को सुरक्षित कहाँ रखा जाता है? किस गैस में रखा जाता है? तो नाइट्रोजन गैस में। आप डॉक्टर से पूछ सकते हो कि डॉक्टर साहब ये कौन सी दवा, ये कौन सी गैस है जिसमें आप सीमन को रखे हुए हैं? तो वो कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन गैस होती है, जिसका टेम्परेचर कितना होता है? -196 डिग्री सेल्सियस। समझ गए बात को? तो ये थी किसके बारे में? परागकण के बारे में जानकारी। अगला वीडियो बनाएंगे आपको किसको? गुरु बीजाणु धानी। आपने अभी पढ़ा लघु बीजाणु जनन, अब क्या पढ़ेंगे? गुरु बीजाणु जनन, जिसमें आप पढ़ेंगे गुरु बीजाणु धानी के बारे में। ठीक है, नोट करिए। बेस्ट ऑफ लक, मेहनत से पढ़िए।